गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th बायोलॉजी में लेसन नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर अर्थात पादप ऊतक संवर्धन का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पादप ऊतक संवर्धन के प्रकार और आनुवांशिक रूपांतरित पादपों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इन आनुवांशिक पादपों के महत्वपूर्ण उपयोग को अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखिए, आनुवांशिक रूपांतरित पादप यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अनुप्रयोग, या हम इसे कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूपांतरित पादपों की उपलब्धियां। यह उपलब्धि हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। तो देखिए, इसमें हम एक उपलब्धि पढ़ चुके थे और वह क्या थी? कीट प्रतिरोधी पादप। कीट प्रतिरोधी पादप। इसमें हम पढ़ चुके थे कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हमने बीटी कपास एवं बीटी बैंगन का निर्माण कर चुके हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु को पादपों में स्थानांतरित करके बहुत सारे कीट प्रतिरोधी पादप निर्मित कर चुके हैं। इसी में हम जिस तरीके से कीट प्रतिरोधी पादप निर्मित किए गए हैं, इसी तरीके से शाकनाशी के प्रति भी पादप प्रतिरोधकता दर्शा सकते हैं। शाकनाशी रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शा सकते हैं। शाक का मतलब होता है पादप, सब्जियां। ऐसे जीव या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि शाक को अर्थात पादपों को नष्ट करने का काम करते हैं, उनसे हम पादपों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रतिरोधी बना सकते हैं। हम इनके द्वारा नरबंध्यता को उत्पन्न कर सकते हैं। नरबंध्यता उत्पन्न करना, यह भी इसकी उपलब्धि है कि हमने क्या कर रखा है कि पादपों में स्वनिषेचन को रोक सकते हैं यदि हम नर को अर्थात परागकणों को क्या कर दे? बंद कर दें। हम पढ़ चुके हैं पादपों में स्वनिषेचन और परनिषेचन होता है। दोनों ही प्रकार का निषेचन पादपों में हो सकता है, लेकिन यदि पादपों के स्वयं के नर युग्मक बंधे हो जाए तो पादपों में निश्चित रूप से क्या होगा? परनिषेचन। तो हम परनिषेचन को प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। इसी में हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फलों में परिपक्वन में देरी। फलों के परिपक्वन में देरी। इसे हम कह सकते हैं फलों में विलंबित परिपक्वन। फलों में विलंबित परिपक्वन। और इसी तरीके से आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक पादपों को एज ए बायो रिएक्टर भी काम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पादपों का निर्माण जैव किण्वक के रूप में। तो देखिए, यह हमारे आनुवांशिक रूपांतरित पादपों के मुख्य उपलब्धियां हैं, जिसमें बीटी कपास या बीटी बैंगन के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शाकनाशी प्रतिरोधकता की, कि किस तरीके से पादपों में अन्य पादपों के हानिकारक प्रभावों का हम समाप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं हम शाकनाशी प्रतिरोधकता। देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थ। तो देखिए, शाकनाशी प्रतिरोधकता में क्या होता है? यह हमारी मुख्य फसली पादप है। हमारे पास क्या है? ये मुख्य फसली पादप है जिन्हें हम उगाना चाह रहे हैं। इसके समय कुछ ऐसे छोटे रासायनिक पदार्थ, कुछ ऐसे पादप उग जाते हैं जो कुछ रासायनिक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, जो इस पादप की क्रियाशीलता को क्या कर देंगे? प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसे पादप जो समीपवर्ती पादपों को निष्क्रिय करते हैं या उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? शाकनाशी। ये शाकनाशी कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं
क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थ स्त्रवित करते हैं। कहाँ स्त्रवित करेंगे? मृदा में। क्या करेंगे शाकनाशी? मृदा में रासायनिक पदार्थ स्त्रवित करते हैं और इन रासायनिक पदार्थों के प्रभाव में क्या हो जाएगा? मुख्य फसली पादप में उपयुक्त अमीनो अम्ल, मुख्य फसली पादप में जो भी आवश्यक अमीनो अम्ल है या जो भी आवश्यक प्रोटीन है उसका निर्माण नहीं हो पाता। प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। हम जानते हैं प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। तो जब उपयुक्त अमीनो अम्ल ही नहीं बनेंगे तो आवश्यक प्रोटीन भी निर्मित नहीं होगी। और हम जानते हैं कि अमीनो अम्ल या प्रोटीन का निर्माण किसके ऊपर निर्भर करता है? ये जीन या डीएनए खंड पर निर्भर करता है। तो देखिए, इसी में एक शाकनाशी की हम बात करते हैं, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है? एक प्रकार का शाकनाशी है। यह शाकनाशी क्या करता है? आपके पादप की वृद्धि को अवरुद्ध करता है। मुख्य फसली पादप की वृद्धि को क्या कर देता है? ये आपका अवरुद्ध कर देता है। अब हमें क्या करना है? पादप में कुछ इस तरीके से जीनी परिवर्तन करने हैं कि इस ग्लाइफोसेट की उपस्थिति का पादप के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। हमें ऐसा परिवर्तन करना है किसके द्वारा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा या ट्रांसजेनिक पादप के निर्माण के द्वारा। अब देखिए, ग्लाइफोसेट क्या करता है? ग्लाइफोसेट एक रासायनिक पदार्थ स्त्रवित करता है। क्या करेगा? ग्लाइफोसेट एक रासायनिक पदार्थ स्त्रवित करेगा और यह रासायनिक पदार्थ क्या करता है? एक एंजाइम होता है EPS यह ग्लाइफोसेट एक रासायनिक पदार्थ EPS के निर्माण को क्या कर देता है? रोक देता है। क्या कर देगा? इसके निर्माण को रोक देगा या कम कर देगा। मुख्य फसली पादप में एक एंजाइम बनता है EPS। क्या नाम है पूरा इसका? इनॉल पाइरुविक शिकीमेट 3-फॉस्फोसिंथेटेज। तो देखिए क्या हुआ? एक शाकनाशी है ग्लाइफोसेट। यह ग्लाइफोसेट क्या है? शाकनाशी। इस ग्लाइफोसेट के द्वारा रासायनिक पदार्थ स्त्रवित होता है जो कि मुख्य फसली पादप में EPS के निर्माण को क्या कर देता है? या तो रोक देगा या इसके निर्माण को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। ठीक है, ये EPS क्या है? इनॉल पाइरुविक शिकीमेट 3-फॉस्फोसिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम के निर्माण को क्या कर दे रहा है? ये या तो रोक दे रहा है या फिर क्या कर दे रहा है? बहुत ही ज्यादा अल्प कर देगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पादप है इसमें जो EPS जो जीन है, जो एंजाइम है, जिस जीन के द्वारा यह नियंत्रित होता है, यदि इस जीन को हम अति सक्रिय कर दे तो क्या कर दे? हम इसे अति सक्रिय कर दे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने कहा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हम किसी जीन को निष्क्रिय भी कर सकते हैं या उसे सक्रिय कर सकते हैं या उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो ये EPS है जो पादपों के लिए आवश्यक है, इसको ग्लाइफोसेट क्या कर रहा है? कम। यदि हम इसे अति सक्रिय कर देंगे तो यह कुछ कम भी हो गया तो सामान्य एंजाइम का उत्पादन कर देगा सामान्य मात्रा में। तो क्या हो जाएगा? आपका सामान्य मात्रा में एंजाइम निर्मित हो जाएगा। और इस तरीके से हम इस ग्लाइफोसेट जो शाकनाशी है, इस ग्लाइफोसेट के प्रभाव से पादप को मुक्त रख सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लाइफोसेट के प्रभाव से पादप को मुक्त रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम शाकनाशी प्रतिरोधी पादप भी निर्मित कर सकते हैं। दोबारा देखिए क्या कह रहे हैं
कि देखिए जो शाकनाशी है, ये शाकनाशी क्या करता है, आपके मुख्य पादप की जो मुख्य एंजाइम या प्रोटीन को क्या कर देता है, कम कर देता है या उन्हें निष्क्रिय कर देता है। जब आवश्यक प्रोटीन ही पादप के पास नहीं होगी तो पादप वृद्धि नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ग्लाइफोसेट है, यह ग्लाइफोसेट क्या कर रहा है, ईपीएस पीएस एंजाइम को निर्माण को कम कर देता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ईपीएस पीएस एंजाइम जिस जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जिस जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, इस जीन को हम क्या कर देते हैं, अति सक्रिय कर देते हैं। यदि इस अति सक्रिय जीन को अब ग्लाइफोसेट थोड़ा बहुत कम भी करेगा तो भी आपके पास सामान्य मात्रा में एंजाइम आ जाएगा और इस तरीके से हम शाकनाशी प्रतिरोधी पादप निर्मित कर सकते हैं। तो हमने सेकंड इसमें पॉइंट देख लिया है, शाकनाशी प्रतिरोधकता। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे जो कि क्या है हमारा, पादपों में नरबंध्यता को उत्पन्न करना। अब देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा हम तीसरा जो पॉइंट है वो अध्ययन करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, नरबंध्यता को उत्पन्न करना। नरबंध्यता को उत्पन्न करना। और देखिए इस तरीके से नरबंध्य पादप क्या होता है, जिनके जो नर जननांग है वो क्रियाशील नहीं होते। ऐसे पादप जिनके जो नर जननांग है या जो जैसे परागकण जो निर्मित हो रहे हैं, यह परागकण क्या है आपके जनन में क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, यह सक्रिय नहीं होंगे। ऐसे पादप क्या कहलाता है, नरबंधी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादपों में हम आसानी से पर्णनिषेचन की क्रियाविधि संपन्न करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं आसानी से, पर्णनिषेचन। पर्णनिषेचन क्या कह रहा है कि जो पुष्प है या पादप है उसके पुष्प पर किसी अन्य पादप के नर जननांग आके उसको निषेचित कर देते हैं। अगर इस वर्तिकाग्र पर किसी अन्य पुष्प के परागकण आके से निषेचित कर दे तो इसे क्या बोल देंगे हम, पर्णनिषेचन। तो देखिए अब से पहले पर्णनिषेचन के लिए क्या किया जाता था, विपुंसन की क्रिया की जाती थी। आपको पर्णनिषेचन करना है तो क्या करना पड़ता था, विपुंसन। विपुंसन में क्या था कि जो नर जननांग है यानी कि जो परागकोश है, इन परागकोश को हम क्या करते थे, कैंची से काट के पृथक कर दिया करते थे। कैंची से काट कर या चिमटी की सहायता से इन्हें हम पृथक कर दिया करते थे। जब पादप में परागकोश ही नहीं होगा तो उसमें परागकण निर्मित नहीं होंगे और ऐसे पादपों में आसानी से पर्णनिषेचन की क्रियाविधि संपन्न कराई जा सकती थी। अब देखिए अगर सपोज कीजिए एक प्लांट पर 25 पुष्प लगते हैं, ऐसे आपके पास बहुत सारे प्लांट होंगे, तो अब प्रत्येक पुष्प में से नर जननांगों को कैंची से काटकर पृथक करने में समय अधिक लगेगा, मेहनत अधिक लगेगी। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा यदि नरबंध्य पादप ही उत्पन्न कर दिए जाए, ऐसे पादप जिनमें ऑलरेडी जो नर जननांग है वो निष्क्रिय अवस्था में हो, तो आपका समय बचेगा, मेहनत बचेगी। और यदि आप इस काम के लिए किसी अन्य को रखते तो धन की भी आपकी कमी होगी। तो समय, श्रम और धन तीनों की ही क्या हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। अब हम देखते हैं किस तरीके से नरबंध्य पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस का, नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बैसिलस की एक बैक्टीरिया की जाति है जिसका नाम है बैसिलस एमाइलो। क्या नाम है बैक्टीरिया का, बैसिलस एमाइलिकोफेसिएंस। नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि बैसिलस की बैक्टीरिया की हम एक जाति काम में लेते हैं। इसके पास एक जीन होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, बार्नेज जीन। इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है जिसका नाम क्या है, बार्नेज जीन। यदि हम इस बार्नेज जीन को पादप में स्थानांतरित कर दें, पादप में स्थानांतरित कर दे तो देखिए क्या करेगा यह बार्नेज जीन। जो बैसिलस बैक्टीरिया का जो बार्नेज जीन था, यदि हम इस बार्नेज जीन को जिस पादप में आपको नरबंध्यता उत्पन्न करनी है उस पादप में स्थानांतरित कर देते हैं, तो यह बार्नेज जीन क्या करता है, जो टैपिटम है, टैपिटम हम जानते हैं पोषोत्तक,
जब हमने पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया था आवर्तबीजी पादपों में, तो हमने कहा था कि पराग कोश के पास 4 भित्तियां होती है, बाह्य त्वचा या बाह्य स्तर, फिर हमने कहा था अंतस्थीशियम, फिर हमने बात की थी मध्य स्तर की या मध्य परत की, और जो सबसे अंतिम ऊतक था वो तो क्या था इसमें, टैपिटम या पोषोत्तक। फिर हमने इनका कार्य पढ़ा था कि जो ये टैपिटम है यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है, परागकण को पोषण प्रदान करती है। यदि यह टैपिटम नहीं होगी तो परागकण क्या हो जाते हैं, बंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो यह टैपिटम का काम था, और टैपिटम वहां पर भी इंपॉर्टेंट था, आपको टैपिटम के ऊपर शॉर्ट नोट याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेगा यह बार्नेट जीन, इस टैपिटम के जो जीन है, जो टैपिटम का जो आरएनए है, इसे क्या कर देगा, यह निष्क्रिय कर देगा या नष्ट कर देगा। टैपिटम का निर्माण करने वाले आरएनए को क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। जब टैपिटम ही नहीं होगा तो क्या परागकणों को पोषण मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो परागकणों को पोषण यहाँ पे नहीं मिलता, और जब परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा तो पादप क्या हो जाएगा, आपका परागकण क्या हो जाएंगे, आपके बंधे हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, और ये जनन में भाग नहीं लेंगे। इस तरीके से हम बार्नेट जीन को यदि पादप में स्थानांतरित कर देते हैं तो आपका जो पादप है वो कैसा हो जाएगा, नरबंधे पादप का आपका निर्माण हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा नरबंधे पादपों का भी निर्माण कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हो जाएगा फलों में या पादपों में विलंबित परिपक्वन, कि कुछ फल या सब्जियां ऐसी होती है जो जल्दी पक जाती है, जितनी जल्दी पकेगी उतनी ही जल्दी खराब हो जाएगी या सड़ जाएगी। तो हम जैसे टमाटर की बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो किस तरीके से उन्हें लंबे समय तक हम फ्रेश बनाए रख सकते हैं, ताज़ा बनाए रख सकते हैं, उसके लिए भी हमें किसी जीन को स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ती है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।